हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइज हमारा चैप्टर चल रहा है जीवों में जनन। ठीक है, बायोलॉजी का आपका ये जो चैप्टर है भाई एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि आने वाले अभी चैप्टर जो होने वाले हैं कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हो। ठीक है, यानी कि आप जो चीज़ यहाँ सीखोगे वो आपके आगे काम आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। और टाइम टेबल देख सकते हो तो मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे आप लोग की क्लासेस होती हैं। ओके चलो तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जो पढ़ रहे थे भाई, यहाँ पे पढ़ रहे थे लैंगिक जनन, कि लैंगिक जनन आखिर होता क्या है ना। क्या था कि भाई लैंगिक जनन आखिर होता क्या है। तो हमने जाना कि भाई लैंगिक जनन जो है ये वो जनन है जहां पर दो जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? दो जीवों की आवश्यकता होती है। क्लियर? जिसमें से एक नर होता है और दूसरा मादा। ठीक है, इन ये भाई क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है वो नर में होता है, मादा युग्मक मादा में। अब यहाँ पे भाई निषेचन की क्रिया भी होगी, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे आखिर होता कैसे है। तो यहाँ पे बेटा तीन आपकी क्या आ जाती हैं, तीन कह सकते हो भाई प्रावस्था में। सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ते हो निषेचन पूर्व घटनाएं, है ना। निषेचन पूर्व घटनाएं। सेकंड फिर आप यहाँ पे पढ़ते हो निषेचन, उसी के साथ हम यहाँ पे पढ़ते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। क्लियर? निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि भाई अभी निषेचन नहीं हुआ है तब होगा क्या। तो चलिए जानते हैं फिर। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाओं में आपका यहाँ पर आता है बेटा युग्मक जनन। सोचो निषेचन की क्रिया कब होगी? जब युग्मक मिलेंगे, और युग्मक मिलने से पहले क्या बनते हैं बेटा? युग्मक बनते हैं। तो जो युग्मक बनते हैं यानी कि युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मकों का निर्माण क्या कहलाया जाता है? हाँ जी, युग्मक जनन कहलाया जाता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे बेटा आपके दो तरीके से चीजें आ जाती हैं। क्या चीजें आती हैं? एक वर्ड आएगा आपके पास समयुग्मक, ठीक। एक वर्ड आपके पास आएगा विषम युग्मक। ठीक है, एक वर्ड आपके पास जाएगा बेटा समयुग्मक, एक वर्ड आएगा आपके पास विषम युग्मक। ये होते क्या है? अच्छा ध्यान से, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है जो कि आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, कुछ चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या है तो आप मुझे क्या बोलेंगे? क्या डिफरेंस दिख रहा है? सोचो क्या होता है। हाँ जी बताओ जल्दी से, चलिए जानते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं भाई यहाँ पे किसकी? युग्मक की। तो भाई युग्मक तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि युग्मक होते क्या हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, जब दोनों युग्मक सेम होते हैं, है ना। मैंने बोला भाई एक युग्मक ये है, दूसरा भी क्या है? इसी के जैसा। और मैंने बोला एक ऐसा है लेकिन एक ऐसा है। शेप में बताओ, देखो यहाँ पे दोनों शेप सेम है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जब नर और मादा युग्मक जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, यानी कि आकार के रूप से हम देखें, इनके आकार के रूप से, तो उसको हम बोलते हैं, जब दोनों ही सेम होते हैं तो उसको बोला जाता है समयुग्मकी। जब ऐसा हो जाता है कि भाई नर तो अलग है और मादा युग्मक अलग दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये क्या है भाई? यहाँ पे मनुष्य के विषम युग्मक, यानी कि मादा में क्या होता है भाई? अंडाणु होता है, तो यह अंडाणु हो गया। नर में क्या होता है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु होता है। क्या दोनों आकार में सेम है? नहीं। तो दोनों ही क्या है बेटा? आकार के रूप से अगर हम देखें तो अलग है। तो ऐसों को हम बोलते हैं क्या? विषम युग्मकी। जब आकार की है, ठीक है, रूप से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्लियर? जब अलग होते हैं तो वो विषम युग्मकी। और जब हम बात करें यहाँ पे किसकी?
हाँ जी, कि भाई यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो भाई क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं समयुग्मक। क्लियर है अच्छे से? चलिए, तो ये क्लियर हुआ युग्मक जनन क्या है, समयुग्मक और विषम युग्मक क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे आपका आ जाता है क्या, जीवों में लैंगिकता। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो, जीवों में लैंगिकता की हम यहाँ पे बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या समझते हो यहाँ पर, बताओ। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना है यहाँ पे यार, अगर मैं आपसे एक सिंपल भाषा में पूछूं, ये किस किस ने वर्ड सुने हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, बताओ किस किस ने ये वर्ड सुना है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूं तो आप मुझे क्या बोलोगे, एक लिंगी द्विलिंगी, बहुत इजी है। क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, देखो एक, द्वि का मतलब दो, और इसको उभयलिंगी भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, इसको हम उभयलिंगी भी कह देते हैं। तो एक लिंगी कौन होते हैं बच्चा, एक लिंगी होते हैं जब जो वो जीव है उसमें या तो नर की उपस्थिति हो या फिर वहां पे मादा की उपस्थिति हो, या तो वहां पे नर होगा या मादा। ठीक है, और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि एक ही जीव है। ठीक है, एक ही जीव है, इसमें नर भी है, इसमें मादा जननांग भी है। क्लियर? तो एक लिंगी द्विलिंगी क्या होते हैं, जब जीव या तो भाई वो नर है या वो मादा, यानी कि वहां पे एक ही जननांग होगा। क्लियर है? क्लियर? तो जब जनन संरचनाएं जो होती हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, क्लियर, अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक है जीव, उसमें या तो नर होगा या मादा, कोई एक है तो वो एक लिंगी। अगर जीव के शरीर में दोनों जनन संरचनाएं, नर भी है मादा भी, तो वो द्विलिंगी, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे क्या है, क्या है बेटा, एक से ज्यादा लिंग की उपस्थिति है। ओके, अब यहीं पे अगर हम बात करें तो बेटा फंजाई के लिए और पादप के लिए, किसके लिए, फंजाई तथा पादपों के लिए हम अलग अलग वर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी। जैसे अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फंजाई की और पादप की, तो यहाँ पे हम उभयलिंगाश्री, ठीक है, क्लियर, उभयलिंगाश्री। साथ ही साथ यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, समथैलेसी को। ये नोट डाउन कर लेना कि भाई पादप में और फंजाई में अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कभी कभी हम एक लिंगी द्विलिंगी के स्थान पर बहुत से, सब में नहीं, हम कह रहे हैं बहुत से आपके जो बेटा फंजाई होती है, क्लियर, साथ ही साथ बहुत से फंजाई के साथ साथ बहुत से जो पादप हैं उनमें हम उभयलिंगाश्रयी, द्वि आपका समथैलेसी, इन शब्द को क्या कर लेते हैं बेटा, उपयोग कर लेते हैं किसके स्थान पर, इस द्विलिंगी के स्थान पर। वहीं पे एक लिंगी के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक लिंगाश्रय कर सकते हैं। किसके लिए, एक लिंगी के लिए, कौन कौन से, एक लिंगाश्रय, ठीक, तथा यहां पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, विषम थैलेसी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, विषम थैलेसी। तो बहुत से फंजाई में, पादप में हम एक लिंगी द्विलिंगी शब्द को इस्तेमाल ना करके इन शब्दों का भी उपयोग कर लेते हैं। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कहीं पे आपको ऐसे वर्ड दिखे हुए मिल जाएं तो भाई बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गाइस वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आखिर हमें कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि एक लिंगाश्रय यानी कि कोई अलग चीज नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई इधर, हाँ जी, क्या लग रहा है इसको देख के, क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे वृषण भी है, अंडाशय भी है, यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या है, बताओ बताओ, जैसे ये केचुआ है, ठीक है, इनमें क्या, ये किसका एग्जाम्पल है, द्विलिंगी का। और मैंने क्या बोला, द्विलिंगी कौन होते हैं, जब नर और मादा जनन संरचनाएं जो होती हैं वो एक ही में मिल जाती हैं। और यहाँ पे दोनों एक ही मिल रहे तो मैं इसको क्या बोलूंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी, क्योंकि यहाँ पे नर भी है और मादा भी संरचना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इस वाले डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को, क्या दिख रहा है इसे देख के आपको, अगर मैं पूछूं आपको इसे देख के क्या लगा, हाँ जी,
तो भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नर और मादा अलग अलग होते हैं। क्लियर? यहाँ पे जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तो ऐसा को हम बोल देते हैं एक लिंगी। अब देखो ध्यान से इस फूल को, यहाँ पे अंडप मादा वाला भाग, पुंकेसर नर भाग, दोनों एक ही में, तो फूल कैसा हो जाएगा? द्विलिंगी। तो एक लिंगी और द्विलिंगी का मतलब समझ में आया बहुत अच्छे से। चलिए अब जब युग्मक बन जाते हैं, युग्मक बनते कैसे? तो बेटा युग्मक बनते समय क्या होता है उस दौरान? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका का बट जाना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी? विषम युग्म की जो आपके जो भाई प्रजातियां होती हैं, ठीक है, विषम युग्म की प्रजातियों की, तो विषम युग्म की जैसे प्रजाति कैसे? अब तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विषम युग्म की कैसे? जिसमें नर और मादा संरचना दोनों आकार में अलग है, जैसे मनुष्य है ना, तो नर में अलग है, मादा में अलग है। तो भाई विषम युग्मक की प्रजाति जहां पे क्या होते हैं भाई? युग्मक दो प्रकार के पाए जाते हैं। नर की अगर मैं आपसे बात कर रही हूं बेटा, वहां पे आपका नर में पाया जाता है नर युग्मक। मादा जो होती है बेटा यहाँ पे आपका पाया जाता है मादा युग्मक। क्लियर है? और ये युग्मक होते कैसे हैं दोनों, ये भी मैंने आपको बताया था। ये दोनों के दोनों युग्मक होते हैं बेटा अगुणित। क्लियर है? ठीक है, चाहे बेटा ये इनके जनक, इनके पेरेंट कोई भी हो, ठीक है, ये जिससे भी उत्पन्न हुए हो, क्लियर, वो आपका अगर हम बात करें कि भाई अगुणित है या द्विगुणित, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक गुणित जनक जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। याद रखना कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, एक होता है बेटा समसूत्री, ठीक है, एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, समसूत्री विभाजन बहुत सिंपल शब्दों में सुनना, ये कहां पर होते हैं? जहां पर वृद्धि होती है, यानी वृद्धि कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है बेटा कहां पर? हमारे जनन कोशिकाओं में। ठीक है, जहां पर ये क्या करते हैं? नर में नर युग्मक शुक्राणु को और मादा में मादा युग्मक अंडाणु को बनवाते हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर, जल्दी से। तो बेटा अर्धकारी जो आपका, अगर मैं बात करूं अर्धसूत्री विभाजन, ये जो विभाजन होता है इसको हम न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या होता है? न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जनन कोशिकाओं में बेटा कौन सा हो रहा है? जनन कोशिकाओं में आपका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पे कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई अर्धसूत्री जो विभाजन है जिसको हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, ठीक है, जहां पे जो आपका द्विगुणित काय होता है वो किनको बना रहा है? अगुणित युग्मकों को। क्योंकि जब नर में नर युग्मक था, जब तक वो मादा से नहीं मिला वो अगुणित था, एन अवस्था में था, मादा भी अगुणित था, एन अवस्था में था, दोनों मिलते हैं तभी तो द्विगुणित संरचना बनती है ना, तभी तो द्विगुणित बनती है। तो द्विगुणित जो जीव होते हैं उनमें अर्धकोशी, यानी कि भाई आपका जो अर्धसूत्री होता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होकर क्या होती है? वो गुजरती है। क्लियर है? क्लियर? और लास्ट में जाके क्या होता है? गुणसूत्रों का केवल एक सेट जो होता है वो प्रत्येक युग्मक में जाता है। अब आप बोलोगे मैम गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, गुणसूत्र भी कोई नई चीज नहीं होती है। गुणसूत्र जो होते हैं बेटा ये आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं क्योंकि इन पे जीन होती है। अब जो हमारा केंद्रक होता है, हम बोलते हैं केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? डीएनए। पहले इस रूप में मिलता है धागों के रूप में, ये कोशिका विभाजन करते हैं, ठीक है, और फिर ये क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तभी हमारा गुणसूत्र कहलाया जाता है। हम इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं समझने के लिए। क्या है अंदर? डीएनए ही तो है। और याद रखना गुणसूत्रों की संख्या सभी में क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर है? तो आपकी एनसीईआरटी में एक आपको चार्ट दिया हुआ है गुणसूत्रों का, वो सब चार्ट आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूछने वाली हूँ नेक्स्ट जब आपका लेक्चर आएगा कि किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, याद रखना ये जोड़े में भी होते हैं, जैसे मनुष्य की मैं बात कर रही हूँ, मनुष्य में जोड़े में अगर हम बात करें 23 जोड़ी हैं, लेकिन टोटल वहीं पे 46 हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बात ही किसकी? अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखो, निषेचन पूर्व घटना में क्या होगा? युग्मक बनेगा, ठीक है, क्या होगा? युग्मक आपका बनेगा, और साथ ही साथ युग्मक का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे स्थानांतरण आपका हो जाएगा। एक बार इस वाले पॉइंट को, जो ये आपका पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो यार।
ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। चलो, अब जब ये चीज हो जाती है फिर क्या होगा भाई, निषेचन पूर्व युग्मक बन चुका है, अब उसका होता है स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि निषेचन कब होगा, जब युग्मक मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्लियर? बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर है? जल्दी से। तो निषेचन की क्रिया के लिए क्या होगा भाई, इनका स्थानांतरण होता है। अगर हम बात करें भाई पादपों की, तो कोई भाई जल में जाता है, यानी कि जल के थ्रू क्या होता है भाई, उनका जो युग्मक है वो तैरते हुए कहाँ जाते हैं भाई, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाते हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा मात्रा में, मनुष्य में बात करें शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कोई एक ही अंडाणु को निषेचित कर पाता है। नर युग्मक क्या करता है बेटा, उसमें गति होती है, तभी हम ये बोलते हैं कि जो नर युग्मक है वही मादा युग्मक को क्या कर सकता है, निषेचित कर सकता है। क्लियर है? क्लियर? तो युग्मक स्थानांतरण में क्या होगा बेटा, वो जो युग्मक होगा वो कहाँ जाएगा, मादा युग्मक के पास, ताकि वहां पे कौन सी क्रिया हो सके, ताकि भाई वहां पे क्रिया हो सके आपकी निषेचन वाली क्रिया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, इतनी चीज क्लियर? जल्दी से क्लियर? अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे फूलों की, तो फूलों में भी क्या होता है, फूलों में भी बेटा आपका जो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फूलों में भी क्या हो जाता है आपका कि जैसे परागकण जो होता है वो कहाँ पर आता है भाई, मादा युग्मक पे, है ना? क्लियर है? किस पे आ जाता है भाई, वहां पे मादा युग्मक, यानी कि भाई किसके पास जाएगा, अंड कोशिका के पास, यानी कि एग सेल जो होती है उसके पास। तो क्या हुआ भाई, वहां पे जो परागकण था जो कि नर युग्मकोद्भिद था, नर युग्मक निकला मादा युग्मक के पास आएगा, तो भाई होकर आया ना कि युग्मक तो बन गए, युग्मक बनने के बाद में क्या होता है बेटा, युग्मक बनने के बाद में उनका स्थानांतरण भी होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा युग्मक के स्थानांतरण में, कि युग्मक जो कि नर युग्मक है, ठीक है, वो मादा युग्मक के पास जाएगा और क्या करेगा, हाँ जी, क्या करेगा, मादा युग्मक को निषेचित करेगा, यानी कि जिससे वहां पे क्या हो, निषेचन की क्रिया हो जाए। क्लियर है? चलिए, तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, निषेचन। क्योंकि निषेचन पूर्व घटनाएं तो हो गया, युग्मक बन गए, ठीक है, और उनका स्थानांतरण हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी युग्मक स्थानांतरण से, ताकि आपको एक बार और चीज क्लियर हो जाए कैसे आया है, और स्टार्ट करूंगी निषेचन और बताऊंगी कैसे हुआ वहां पे निषेचन की क्रिया। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।